हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सभी कोई? बढ़िया हो? सांस वांस अच्छे से ले पा रहे हो? चलो। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग का एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है। तो जैसे बहुत बच्चे ऐसे होता है ना कि देख एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तो आ गया नोटिफिकेशन। अब किसी चीज का तो वेट है नहीं आपको। तो अब आराम से पढ़ाई करो, एकदम जी जान लगा दो। ठीक है। और सबसे पहले ये बता दें कि जो भी बच्चे नए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो वो मात्र 399 में आपके लिए कंप्लीट बैच हम लोग 1 तारीख से लेके आ रहे हैं। ठीक है। बाकी जो पहले से इनरोल हो चुके हैं, एक बैच मेरा पहले से चल रहा है, तो वो लगभग कंप्लीट होने पे है। बाकी एक नया बैच आएगा जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा हम लोग का। ठीक। 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें चारों सब्जेक्ट होगा। ठीक है। इंग्लिश इसमें नहीं रखे हैं भाई, बाकी हिंदी, मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग है हमारे पास। ठीक। और बाकी जिनको बुक लेना हो तो ये बुक ले लेना आप। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अभी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है ये बुक। ठीक है। कहाँ से परचेज करोगे? तो अभी इसका लिंक पिन भी कर दिए हम। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए। तो अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक। जो कि आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग का होगा 28 नंबर। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला सवाल आज का। ठीक है। देखो, एक ऊनी जैकेट का अंतिम मूल्य कितना है? 800। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से करो इस सवाल को। हेलो भाई। चलो, जल्दी से इस सवाल को करके बताओ इस सवाल का उत्तर कितना आएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो। तो सबसे पहला बात, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब ऐसे सवालों में क्या करो, जहां पे भी डिस्काउंट का केस आए तो वैसे सवालों में एमपी और एसपी का रेशियो ले लिया करो। इससे सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। एमपी और एसपी का रेशियो ले लिया करो। अब बोलोगे सर ये रेशियो हम कैसे लेंगे? देखो, 10% को फ्रैक्शन में बदलो, कितना आता है? 1/10। ठीक। तो यहाँ पे देखना है कि ये 1/10 में ये 10 क्या है और 1 क्या है। तो छूट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। छूट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट देख लो। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी। ठीक। कोई दिक्कत? यानी कि अगर छूट प्रतिशत दिया हो तो उस बात का मतलब क्या है कि जब हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो क्या बताएगा? तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो बताएगा डिस्काउंट को, और जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो क्या बताएगा? मार्क प्राइस को, एमपी को। तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या है? एमपी है, यानी मार्क प्राइस है वो कितना है? 10। ठीक है। और एक क्या है? तो एक है हमारा डिस्काउंट। यानी 10 पे अगर एक का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना में सेल करेंगे? तो आप बोलोगे सर 9 में सेल करेंगे। ठीक है। 10 का चीज को 9 में हम लोग सेल कर दिए, ये रेशियो ले लो। फिर से आगे बोला गया है, ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है। तो 5% का डिस्काउंट दे देगा तो कितना आ जाएगा? 5% को बटे में बदल लो, 1/20। ठीक। अब नीचे वाला क्या हो गया? एमपी। और ऊपर वाला क्या हो गया? डिस्काउंट। यानी 20 के चीज को एक कम यानी 19 में सेल करेंगे। ठीक है। यहां से हम निकाल लेंगे एमपी। कितना आ जाएगा? 200, दोनों को गुना कर देंगे। और 9 × 19 कितना हो जाएगा? 171। ठीक। यानी 200 की चीज को 171 में हम लोग सेल करेंगे। ठीक है। तो एमपी दिया कितना है? 800। यानी 200, यहाँ रेशियो में कितना है? 200। एग्जैक्ट कितना है? 800। यानी कितना गुना है देख लेते हैं हम लोग। 200 का मान ही तो 800 दिया है, कितना गुना? 4 गुना। तो 171 का 4 गुना निकाल लेंगे। तो 17 × 4 कितना हो जाएगा? 68। 680 और 4 एकम 4, 684 आ जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर है। ठीक है। कोई दिक्कत? क्या हुआ भाई? हेलो हेलो कितनी बार बोलोगे? सवाल करो। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर सवाल देखो, जल्दी से करो, फटाक से, एकदम जल्दी से, तुरंत तुरंत बताओगे जवाब।
यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये पर लीटर से 110 रुपये पर लीटर हो जाती है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। दशमलव के 2 स्थानों तक सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए जहां पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि उसका खर्च ना बढ़े, ये ठीक है, खर्च ना बढ़े या फिर बोल सकते हो कि खर्च समान रहे, ठीक है, सेम बात है। अलग अलग लैंग्वेज बदल सकता है, दो ही चीज बदल सकता है, या तो बोलेगा खर्च समान रहे या फिर खर्च ना बढ़े। क्लियर। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे आगे। ठीक, देखो, तो पहले ध्यान रखना कि अगर खर्च ना बढ़ने के बारे में कुछ बात कहा गया हो तो सबसे पहले देख लो कि प्राइस का रेशियो क्या है, तो यहीं से हम लोग ले लेते हैं। रेशियो ले लो, 5 से 19 बार में कट जाएगा और 5 से 22 बार में कट जाएगा। ठीक, यानी अगर पहले कीमत 19 था तो अब कितना हो गया 22। ये प्राइस का रेशियो है, 19 से कितना हो गया 22। ठीक, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 22 से कितना हो जाएगा 19। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि खर्च को समान रखना है। ठीक, आप सभी को पता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हैं, एक्सपेंडिचर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसी का उल्टा क्या होता है, कंजम्पशन का रेशियो। आपसे क्या चेंज पूछा है, तो कंजम्पशन का रेशियो में पूछा है कि क्या चेंज हुआ है। तो पहले कितना है 22, अभी कितना है 19, तो कितना का चेंज आया है, तो बोलोगे सर 3 का, कितना पे, तो 22 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना, तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, 2 से 11 बार में चला जाएगा, 2 से 11 बार में चला जाएगा, और 2 से कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 150 बटा 11, यहाँ से भाग दे के देख लो, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा, 11 तिया 33, यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं अब हम लोग, ये हो गया। नेक्स्ट, आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है। बीच में यहाँ पे x दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 2x है। अब बनेगा ये सवाल, इफ 3 कॉमा x कॉमा 12 एंड 2x+7 आर इन प्रोपोर्शन, देन यहाँ पे x होना चाहिए, यही है ना, यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक, हाँ चलो सही है। अब देखो, ये अगर प्रपोर्शन में है, इस बात का मतलब क्या है कि फर्स्ट का लास्ट में गुना, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुना और इन दोनों का आपस में गुना करने पर दोनों बराबर आएगा। यानी अगर हम 3 का गुना करें किसमें, 2x+7 में, तो बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, तो x गुना 12, ठीक है, इसके बराबर आएगा। फर्स्ट का लास्ट में गुना बराबर होगा सेकंड का थर्ड में गुना। ठीक, अब यहां से निकाल लेते हैं, 3 दूना 6x प्लस 3 सते 21 बराबर 12x। ठीक है, 6 उधर ले जाएंगे तो 21 बराबर कितना हो जाएगा 6x। यहां से काट लो, 3 से 3 दूना 6 और 3 से 7 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 7/2। ठीक, 7/2 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, आगे चलें। एक बार जल्दी से सभी को सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में और वाई एक ही बिंदु से, कितना मिस्टेक करता है भाई, एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार से कब मिलेंगे। ठीक है, देखो, एक कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसका लेंथ दे दिया गया हमको 625 मीटर। ठीक,
उसके बाद बोला गया एक्स का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और वाई का स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा गया है और एक चीज और दिया गया है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो बोला गया कि वो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बनाते हैं अब इसको। देखो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ बोल लो, पेरीमीटर बोल लो, ठीक है, 625 मीटर दिया गया है। मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है रेस। तो x जो है वो इधर जा रहा है, तो y किधर जा रहा है, इसका ऑपोजिट। ठीक है, x का स्पीड कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, तो y का स्पीड कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, यानी टाइम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग टाइम की पहली बार कब मिलेंगे, तो डायरेक्ट निकालेंगे t बराबर l यानी कि लेंथ, और नीचे क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2। ठीक है, स्पीड, लेंथ कितना है, 625 मीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा स्पीड, यानी S1 प्लस S2, तो 36 और 54। ठीक है, 6 और 4 10 का जीरो, एक बच जाएगा, 3 और 5 8 और 1 9। अब यहाँ पे हम प्लस ही क्यों किए हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे प्लस किए हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है, यही है ना। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये तो गलत दिख रहा है हमको क्योंकि ऑप्शन सेकंड में लाना है। तो किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ताकि मीटर से मीटर कट जाए और बचेगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे, 5/18 से गुना करके। ठीक है, ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। सेकंड को हम ऊपर भेज देते हैं, ये मीटर से मीटर हमारा कैंसल। 18 से काट लो 5 बार में, और 5 पच्चे 25 से ये कितना बार में कट जाएगा, 25 से 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 सेकंड आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला देखो, The height of a right circular cone is 24 and its slant height is 25 centimeter. What is the curved surface area of the cone? कोन मतलब क्या होता है, शंकु। ठीक है, तो सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि एक शंकु आप पहले बना लो। ठीक है, ये एक शंकु हो गया। ठीक, अब यहां से बोला गया है कि इसका जो स्लेंट हाइट है, यानी ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। क्लियर? राइट सर्कुलर कोन इज कितना, 24 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम अगर रेडियस निकालें तो रेडियस कितना हो जाएगा। अब जो पढ़े होंगे उनको पता होता है कि 7 24 25 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें बड़ी वाली भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 7 24 25, यानी ये हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप जब ऐसे भी निकालोगे अलग से तो भी आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। ठीक, तो ये आ जाएगा 7 24 25। अब सब चीज पता हो गया हमको, अब निकालना क्या है, कोण का कर्व सरफेस एरिया, यानी क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, यही होता है ना, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7 बोला गया है। आर आर यानी कि रेडियस कितना आ गया, 7, और एल, एल कितना, एल क्या है, एल क्या है भाई बताओ, तिर्यक ऊंचाई यही है ना, 25। 7 से 7, 25 दूना 50 का जीरो, कितना बच जाएगा, 5, 25 दूना 50 और 5 55, यानी 550। और एक चीज ध्यान में रखना कि ज्यादातर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि पाई का मान इतना लेना है, 22/7, तो ज्यादातर ऑप्शन ऐसा आएगा ना जो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 में क्या छुपा होता है, 11, तो 11 का मल्टीपल आएगा। ऐसे भी चेक करके बता सकते थे। अब 11 का मल्टीपल चेक करना, यानी ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम अगर लेंगे तो उसका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, 8 और 5 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 5 13, 13 में से 2 जाएगा तो
11, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं। यहाँ देखो 5 प्लस 0 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 और 6 14 में से 4 जाएगा तो 10। देखो यहाँ से भी 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा था आपको, तो बिना सॉल्व किए हुए भी आप बता सकते थे। ठीक है, मैथ में डर लगता है, डर तो लगेगा ही ना जब पढ़ोगे नहीं तो। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस पढ़ो तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, पढ़ते रहो, इतना पढ़ो कि किताब को भी फाड़ चीड़ दो एकदम पूरा पढ़ पढ़ के। चलो, सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए x। ठीक, 121 माइनस x होना चाहिए। यहाँ पे का मान क्या है? यहाँ सवाल में कुछ ना कुछ छूटा है, यहाँ पे भी होगा x। सबसे बड़ी संख्या x जो 1560 और 1240 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, ठीक है, वह है 121 माइनस एक्स का मान। वह है, तो इसका मान बताना है, यानी x के जगह पे वह कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 1560 और 2040 को जब उस नंबर से विभाज्य करोगे तब क्या होगा, पूरा तरह से कट जाएगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग देखते हैं खुद से ही, खुद से ऑप्शन से बनाने का भी कोशिश करेंगे और ऐसे भी देखेंगे। देखो कि अगर हम 120 सॉरी x के जगह पे अगर हम ऐसा ले लें, क्या ले लें बताओ? अगर हम, एक मिनट भाई, हम सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में ना थोड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ होगा। एक सेकेंड, जस्ट वेट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 6 नंबर वह x है, तो x का मान। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है सवाल में। यहाँ पे दिया गया वह x है, बात बराबर है, और यहाँ पे क्या दिया गया है? एक सेकेंड भाई, 121 माइनस 1, 121 माइनस एक्स, चलो सही है, अब सही है। ठीक है, बस ये एक्स यहाँ दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, खुद से कोई नंबर सोचना है। अब यहाँ पे ये जो भी मान दिया गया है, ठीक है, जो भी मान दिया गया है वो किसका मान दिया गया है? तो 121 माइनस एक्स का मान दिया गया है, यही है ना? 121 माइनस एक्स का मान, ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। आप बोलोगे जी सर ऐसा ही कुछ है। अब यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि अगर हम 121 माइनस 1 बराबर, अगर हम 1 उठाते हैं, ठीक है, 1 अगर हम रखते हैं, तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा? तो ये x को इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 120। ठीक, अब x का मान 120 आ गया। अब हम देखते हैं कि 120 से भाग करने पे क्या ये दोनों नंबर विभाज्य है, यस या नो? ठीक, अब देखो, अगर हम इसको 12 से विभाजित करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो पहले हटा दो, अब 12 से भाग करो। ठीक, 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 3 बच जाएगा ना, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 8 12 सत्ते 84। जी सर, ये 12 से विभाज्य है, ये भी और ये भी, एक एक जीरो हटा देने पे 12 से विभाज्य, यानी 120 से भी विभाज्य हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 20 रखते हैं तब क्या आएगा? 121 में से 20 जाएगा 101, 101 से ये नंबर और ये नंबर नहीं कटेगा। अगर 49 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं आपको, अगर यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं 49, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 49 रखते हैं तो 121 माइनस 49 बराबर क्या आ जाएगा? एक्स। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। ठीक, तो एक्स का मान कितना आ गया? 72। क्या 72 से ये नंबर कटता है? तो बोलोगे नहीं सर, नहीं कटता है। 24 से भी ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है और अगले 2 वर्षों के दौरान 12.10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। वृद्धि की एक समान वार्षिक दर क्या है? ठीक है, यानी आपसे ये बोला गया है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10 लाख। ठीक है, और ये बोला गया है कि 2 साल में कितना लगभग बढ़ सकता है, तो बोला गया 12.1 बढ़ के हो जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि उसका रेट बताओ कि हर साल कितना बढ़ रहा है। तो अब कैसे निकालोगे? देखो बहुत आसान, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर 2 साल से 1 साल पे आना हो या 4 साल से 2 साल पे आना हो, फिर 2 से 1 पे आना हो, यानी पावर ज्यादा से अगर पावर कम पे आना हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना कि 2 साल से अगर 1 साल पे आना हो यानी पावर ज्यादा से पावर कम पे आना, तब क्या करेंगे हम लोग? देखो पावर 2 से पावर 1 पे आने के लिए स्क्वायर रूट। ठीक, ध्यान में रखना कि अगर पावर 2 से, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अगर 2 साल से 1 साल पे आना हो तो स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो पहले कितना था? वर्तमान जनसंख्या बोले तो 10 लाख में है। ठीक है, और 12.10, कोई दिक्कत? जीरो हटा देते हैं यहां से हम लोग, जीरो हटा दो, यानी 12.1। ठीक है, ये वर्तमान है और ये 2 साल के बाद का है। आपसे पूछा गया है कि आप हमको ये बता दो कि वृद्धि की एक समान वार्षिक दर, यानी कि हर साल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, हमसे ये बता दो। तब हमको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहला बात कि यहाँ पे ये पॉइंट हटाओ। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ से हम 10 से गुना कर देंगे। जब 10 से गुना करेंगे तो इधर कितना बन जाएगा? 100, और इधर कितना बन जाएगा? 121। अब ये 2 साल का कहानी है। ठीक है, कि 2 साल में ये हो रहा है, हमको 1 ईयर पे आना है। ठीक है, 2 साल से 1 साल पे आना है, तब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक, स्क्वायर रूट ले लो, यहां से कितना आ जाएगा? 10, और यहां से कितना आ जाएगा? 11। यानी पहले 10 था तो अब कितना हो रहा है? 11 1 साल में, तो कितना बढ़ रहा है? एक कितना पे बढ़ रहा है? 10। तो 1/10 कितना होता है? 10%। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक, देखो बनाते हैं आराम से। एमडीएच कॉन्सेप्ट सबको पता है ना? M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, ये सभी को पता होगा। ठीक है, M क्या है यहाँ पे? तो मैन। ठीक है, मैन या वुमन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। D क्या है? तो दिन। H क्या है? तो आवर। W क्या है? वर्क। ठीक, सेम उसी तरह यहाँ भी M मैन हो जाएगा या वुमेन हो जाएगा, डे आवर और वर्क। ठीक, अब इसी पे हम लोग बनाते हैं ये सवाल। देखो 14 व्यक्ति यानी 14 मैन, तो मैन के जगह पे कितना लिख देंगे? 14। उसके बाद प्रतिदिन, ठीक है, 7 घंटे प्रतिदिन। दिन यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कितना दिन, यहाँ पे दिया गया ना लास्ट में कि 18 दिन। तो डे के जगह पे 18 लिख दो और आवर के जगह पे 7 लिख दो, और W1। अब यहाँ पे फंडा है कि वर्क क्या है। ठीक है, ये फंडा है कि वर्क क्या लिखेंगे। तो देखो 5/12 भाग, तो हम ऐसा मान लेते हैं जो नीचे दिया गया है ना उसी को टोटल मान लो, कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क वो कितना है भाई? तो 12 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 12। तो 12 का अगर हम 5/12 भाग निकालते हैं, टोटल 12 है, तो 12 का 5/12 कितना होगा? 12 से 12 कैंसल, यानी 5 भाग। ठीक, तो 14 व्यक्ति 18 दिन में प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 5 भाग काम करते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? नेक्स्ट, आगे 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे? यानी 21 व्यक्ति अब काम कर रहा। ठीक है, कितना दिन तक काम करेगा? 15 दिन तक। लेकिन कितना घंटा ये पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x घंटा। ठीक है,
और बोला गया शेष काम, टोटल काम कितना था भाई, तो 12, 12 में से 5 काम यहाँ हुआ है, तो बचा कितना, 7 काम, 7 काम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से काट लो 3 बार में, ठीक है, 3 से काट लो 6 बार में, कोई दिक्कत, फिर 3 से काट लो 2 बार में, फिर 3 से काट लो 5 बार में, सही है ना। अब यहां से देखो 7 दूना 14, 14 का 14 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 अपॉन 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से x। क्लियर। 25 से जब भाग करेंगे तो 25 सतह कितना होता है 175, बच जाएगा कितना 21 और नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x का मान। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चले नेक्स्ट। ध्यान से बस पढ़ते जाना, सब समझ में आएगा। अगला सवाल देखो, सवाल पहले पढ़ो। एम एन और डब्ल्यू, सॉरी ओ है ना, 22, 24 और 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। जैसे कि एम पहले दिन कार्य करता है, एन दूसरे दिन कार्य करता है और ओ तीसरे दिन कार्य करता है, फिर से एम चौथे दिन कार्य करता है और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहता है, तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा होगा। यानी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिया गया, लगभग मान है। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि सॉल्व करेंगे, उत्तर नहीं आएगा, लास्ट में काट वाट देंगे और बोलेंगे सर गलत है। लेकिन यहाँ पे देख लेना, अगर लगभग सॉल्व करना है तो लगभग सॉल्व करेंगे। देखो समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 को है, एक एम है, एक एन है और एक ओ है। ठीक, एम कितना दिन काम करता है, तो एम जो है 22 दिन, एन जो है वो 24 दिन और डब्ल्यू जो है वो 16 दिन, 22, 24, 16। ठीक है, 22, 24 और 16। क्लियर। यहां से सबसे पहला काम है हम लोग को टोटल वर्क निकालना, तो तीनों का एलसीएम। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 और 16 का एलसीएम कितना होता है, तो 48 होता है, तो पहले 48 यहाँ पे लिख दो। अब एक बच गया ये। अब 22 में क्या छुपा होता है, 22 में छुपा होता है 11 गुना 2। 48 में 2 तो आ गया, 11 नहीं आया तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम डायरेक्ट एक लाइन में। ठीक है, उतना बच्चों के जैसा नहीं करना, 22, 24, 16 फिर अलग अलग निकालते फिर उस तरह से नहीं करना, डायरेक्ट एक लाइन में ये आ गया। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ से हम भाग करते हैं इफिशियंसी निकालने के लिए, इससे भाग करो। तो 22 से जब भाग करेंगे इसको, देखो 48 को जब हम 48 गुना 11 को 22 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 2 से 24 बार में कितना आ गया 24। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है, बाकी आगे देखते हैं होगा तो। 24 से भाग करो तो 24 दूना 48, 2 गुना 11 22 आ जाएगा। ठीक है, 16 से भाग करो, 16 तिया 48, 11 तिया 33। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, आप बोलोगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। अब देखो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है सवाल कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, जैसे कि एम पहला दिन, एम आता है पहला दिन। ठीक है, उसके बाद एन दूसरा दिन, उसके बाद ओ तीसरा दिन, फिर एम, फिर एन और फिर ओ, ऐसे काम जारी रहता है। ठीक है, तो एम आएगा पहला दिन, कितना काम करेगा 24 काम। एन आएगा दूसरा दिन 22 काम यानी 22 काम। ओ आएगा 33 दिन यानी 33 काम। सॉरी, ओ आएगा तीसरा दिन 33 काम करेगा। ठीक है, यानी इस तरीके से फिर ये 24 काम फिर करेगा, फिर ये 22, फिर ये 33 और इस तरीके से काम आगे जारी रहेगा। क्लियर। अब यहां से समझते हैं पैटर्न, समझो कि पैटर्न क्या हो रहा है। तो 3-3 दिन का पेयर बन रहा है। ठीक, 3-3 दिन का, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में देख लेते हैं। 24, 22 और 33, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 2 और 2 4 और 3 7, यानी 3 दिन में 79 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है 79। इसको एक बार गुना करके देख लो कि कितना है। 8, 8 4 12 का 2, 1 बच जाएगा, 4 और 1 5, 528 है टोटल काम। तो 3 दिन में अगर 79 काम हो रहा है तो पहले इसके करीब जाओ, 528 के करीब जाओ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ इसको मान लो 80,
80 पचे 8 पे 40 400, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 सत्ती 56। यानी अगर हम यहाँ पे 6 बार गुना करें तो ठीक है, इससे कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही 7 बार गुना करते हैं तो इससे ज्यादा आ रहा है। तो पहले 6 बार गुना कर लो दोनों साइड, 6 से गुना कर लो दोनों साइड, ठीक है। तो 6 तिया 18 दिन, 18 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 9 54 का 4 कितना बचेगा 5, और 6 7 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। यानी 18 दिन में 474 काम हो चुका है। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, तो फिर एम आएगा ना, तो एम 24 काम करेगा, यानी अगला दिन कौन आएगा, एम, और कितना काम कर देगा 24। ठीक। अब कितना काम बच गया वो देखो, तो कितना काम हो चुका पहले ये देख लेते हैं। 4 और 4 8, 7 और 2 9, और यहाँ से 4, यानी कितना काम बच गया है, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 30 काम बच गया, ठीक है। लेकिन अगली बार जो आएगा वो कितना काम करेगा, तो अगली बार जो आएगा वो 22 काम करेगा, ठीक है। तो एक दिन आया, कौन आएगा एन, और कितना काम करेगा 22, 30 बचा था उसमें से 22 हो गया, तो कितना बचा है 8, 8 काम बचा है ना। तो फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, नेक्स्ट डे कौन आएगा भाई, तो नेक्स्ट डे हमारा ओ आएगा और 8 काम करेगा, 8 काम करेगा ना, कितना इफिशियंसी से, 33 इफिशियंसी से। तो ओ को इतना टाइम लग जाएगा, ये ओ द्वारा क्या है, टाइम है, ओ द्वारा क्या है, टाइम है, इतना टाइम लग जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं, 18 और 1 19 और 1 20 दिन, 20 दिन तो यहां से हो गया, और यहां से 8 से काट लो, 8 चौक 32, यानी 4, 1/4 क्या होगा 0.25, यानी यहाँ 4 से ज्यादा है तो 0.25 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। और ऐसे भी बता सकते हैं कि 20 दिन से सब तो ऑप्शन छोटा है, बस एक ही है जो कि 20 दिन से, क्योंकि ऑप्शन जो है वो क्या है, लगभग है, एग्जैक्ट मान नहीं है, तो 20 दिन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो लगभग 20। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई, 6 9 18 का चौथा समानुपात, बहुत आसान, कई बार करवा चुके हैं ऐसे सवालों को। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो इन दोनों का गुना कर दो आपस में, और डिवाइड कर दो इससे, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से 6 तिया 18, 9 तिया 27। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 है, और वह छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है, तो महेश द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक क्या, बहुत ही आसान, इससे आसान तो कोई है नहीं यार, हर बार हम आपको बताते आए हैं कि ये ऐसे सवाल को डेविएशन से जब बनाओगे ना तो मात्र 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। देखो करके बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो एवरेज मार्क्स। 5 सब्जेक्ट में उसका एवरेज मार्क्स कितना है 62, 62 लिख लो। फिर एक सब्जेक्ट में उसका एवरेज मार्क्स, यानी कि छठा सब्जेक्ट, वही एक सब्जेक्ट हुआ, छठा विषय यानी एक सब्जेक्ट, उसमें से उसका एवरेज मार्क्स जो है वो कितना है 71। और आपसे क्या निकालना है, ओवरऑल, यानी कि 5+1, जहां भी प्लस का साइन आए वहां पे हम डेविएशन लगा सकते हैं। क्लियर, तो यहां से हम बना लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 62 का 5 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 310, इन दोनों का आपस में गुना करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना जाएगा 71, और डिवाइड किससे करना है, तो ओवरऑल निकालना है ना, तो 5+1 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत, यहाँ से ऊपर आ जाएगा 1 7 और 1 8, यही आएगा ना 3, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, 6 से डिवाइड करो भाई, 6 छक 36, कितना बच जाएगा 2, 6 तिया 18, कितना बच जाएगा 3, 6, जब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आधा बार में जाएगा, यानी 63.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। भाई पीडीएफ, पीडीएफ के लिए हमें खेद है, क्योंकि पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे तो ऐसा करना, अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उस पर हम डलवा दिया करेंगे।
जो भी यहाँ पे होगा हमारा सॉल्व वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक, देखो अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं दो संख्याओं का योग कितना है 21 और उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है 7 और 14। बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं यार, कॉमन सेंस है। देखो दो संख्याओं मान लेते हैं ए और बी, उसका सम कितना दिया गया 21, और यही दो संख्या उसका एचसीएफ कितना दिया गया है 7, और इसका एलसीएम कितना दिया गया है 21। अब खुद से सोचो दो नंबर ऐसा जिसका एचसीएफ 7 हो, एलसीएम 21 हो। एलसीएम 21 है, एलसीएम 14 है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, एलसीएम 14 है, एलसीएम 14 है। अब आप खुद से सोचो कि कौन सा ऐसा दो नंबर है, ठीक, कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसका सम 21 और दोनों का एलसीएम कितना होना चाहिए 14 और एचसीएफ कितना होना चाहिए 7। अब हमको एचसीएफ देख के ये समझ में आया कि वो नंबर 7 का कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो हम ऐसा देख लेते हैं, हमको 21 ही जानना है। बहुत सारा तरीका है यार भाई, आसान से देख लो कि अगर हम ए के जगह पे 7 रख लें और बी के जगह पे 7 का डबल 14 रख लें तो 7 + 14 21 हो जाता है। आप बोलोगे जी सर। दोनों का एचसीएफ 7 हो जाता है, ये भी सही है। दोनों का एलसीएम 14 हो जाता है, ये नहीं कि ये भी सही है। तो हम हर एक ही बार में सोच लिए कि 7 और 14 ही वो नंबर है। अब यहाँ से निकालना क्या है, दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। यानी नंबर तो आपने निकाल लिया कि 7 और 14, लेकिन इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। ठीक है, तो 7 का उल्टा 1/7, 14 का उल्टा 1/14, और इसका क्या पूछा है, सम पूछा है। तो नीचे 14 बना लेते हैं, यानी 2 से गुना कर लो। ठीक है, 14 और 14 बन गया तो जोड़ना आसान हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/14 ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। एक दुकानदार हर एक दर्जन पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत की गणना करें। बहुत ही आसान, इसमें इन सवालों में टाइम नहीं देना, आसान से देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देख लो कि कस्टमर को कितना दिया गया, टोटल निकाल लेंगे पहले। तो एक दर्जन पे एक फ्री, यानी कस्टमर के पास टोटल जाएगा कितना, तो बोलोगे सर एक दर्जन यानी कि 12 और एक फ्री यानी कि 13। कस्टमर के पास टोटल कितना जाएगा 13, लेकिन उसको फ्री कितना मिल रहा है एक। नीचे लिखेंगे क्या टोटल, और ऊपर क्या लिखेंगे जो फ्री मिल रहा है। ठीक है, और बस इसका परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, 13 7 91 यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है पहला। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक की यात्रा में 6 किलोमीटर पर आवर चढ़ता है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, यानी कि चढ़ना उतरना सेम डिस्टेंस ही है। ठीक है, चोटी पे गया एक पहाड़ का चोटी पे, फिर वापस आ गया वहीं पे। ठीक, तो ऐसे सवालों को कैसे बनाओगे, हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। बहुत ही आसान, आज ऐसे एवरेज स्पीड पढ़ाने भी वाले होंगे, जो बच्चे एप्लीकेशन वाले होंगे यहाँ पे देख लेना। देखो अगर कोई डिस्टेंस डी है, पहले हम S1 के स्पीड से जा रहे हैं, फिर हम S2 के स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तब एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये होता है। तो आपको बार बार लिखना ना पड़े उसके लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं शॉर्टकट। क्या होता है 2S1 S2/S1 + S2। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो एक चीज और ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला वहीं पे लगेगा जहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी जितना डिस्टेंस जा रहे हो उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया गया हो, बोला गया हो कि पहला पार्ट कोई स्पीड से जा रहे हो, फिर दूसरा मतलब उतना ही पार्ट, ठीक पहले जितना गए थे उतना ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड दिया गया हो आपको, तब आसानी से हम डायरेक्ट एवरेज एवरेज निकाल दिए ना, एवरेज स्पीड लिख लो यहाँ पे। एवरेज स्पीड डायरेक्ट ये होता है। इसका बेसिक भी बताते हैं हम कि कैसे आता है। देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डी डिस्टेंस जा रहा है, डी डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि 2D। टोटल डिस्टेंस डी डिस्टेंस जा रहा है तो डिस्टेंस डी आ गया, फिर वापस आ रहा है, यानी यही डिस्टेंस आएगा डी।
तो डी प्लस डी 2D। अब नीचे क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो टाइम फिर से यहाँ पे देखो कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डी डिस्टेंस जाएगा कितना स्पीड से, S1 के स्पीड से, ठीक है। फिर वापस आएगा डी डिस्टेंस कितना के स्पीड से, S2 के स्पीड से। क्लियर, ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम। अब यहां से निकाल लेते हैं कि ऊपर यहां से डी कॉमन ले लो, ठीक है। डी ऐसे देखो, यहां से इसको हटाओ ऐसे, ऊपर क्या है 2D और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी यहां से कॉमन ले लेंगे। क्लियर, नीचे क्या बच जाएगा, S1 और S2 का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, S2 प्लस S1, यही आएगा ना। ये डी से डी हमारा कैंसल, ये S1 इंटू S2 ऊपर चला जाएगा, जो कि यही हमारा आया है। ठीक, तो ये आ गया आपका बेसिक। क्लियर, अब इसको बताते हैं, जब ये पता ही चल गया तो आसानी से बताते हैं इसको। देखो फॉर्मूला क्या है, 2S1 ना, तो 6 गुना S2 कितना है 10, और नीचे क्या है S1 प्लस S2 यानी 6 प्लस 10 16। ठीक है, 2 से काट लो, 2 से काट लो 8 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत, या फिर ऐसा काटो, देखो और आसान करते हैं इसको। चलो कोई नहीं, काटो 2 से 8 बार में, फिर से काट लो 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया 30/4, भाग करेंगे तो 7.5, सही है 7.5, चेक कर लेना 7.5 है। आगे चलो नेक्स्ट। देखो ये तो यार फ्री का नंबर है, 3/4 को प्रतिशत में पूछा है 75। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए 30,000 का निवेश करता है। ठीक है, एक वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल। देखो सबसे पहले हमको ये देखना है, कहीं पे रेट का कोई जिक्र नहीं है, तो सबसे पहला काम है रेट निकाल लो। रेट, रेट कैसे निकालोगे, आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेट कैसे निकालोगे भाई, देखो 30,000 क्या है प्रिंसिपल, और एक साल के बाद कितना हो जा रहा है 34,200। ठीक है, 34,200 एक साल के बाद हो जा रहा है। यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे कितना ब्याज मिल रहा है, 4200। कितना पे मिल रहा है, तो 30,000 पे। ठीक है, परसेंटेज में कितना होता है, 2 0 2 0, 4 0 खत्म कर देगा 3 से 14 बार में, यानी यही हमारा रेट आ गया कितना 14%। रेट आ गया 14%। अब यहां से देखते हैं कि 2 साल के बाद, पहले परसेंटेज में ही निकाल लो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अगर एक साल में 14% ब्याज है तो 2 साल में कितना हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, CI SI होता, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तब 28% हो जाता। लेकिन यहाँ पे निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तब हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव लगा लेंगे। ठीक है, सक्सेसिव लगा लेंगे, तो 14 + 14 प्लस ये जो आता है ना यहाँ, यही एक्स्ट्रा आता है। अगर 2 साल का होता तो इतना आता, लेकिन जो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये जो एक्स्ट्रा आएगा ना वही इसमें ऐड हो जाता है, यानी 14 गुना 14/100। तो 28 + 14 का स्क्वायर 196, डिवाइड करेंगे 100 से, यानी 1.96, तो कितना हो जाएगा 29.96%। ये क्या आया, तो CI आया कितना साल का, 2 साल का। ठीक है, CI आया 2 साल का, इतना परसेंट। आपको राशि निकालना है ना, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज, अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल होता है कितना 100%, 100% में से 29.96% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 129.96%। ये आ गया हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 30,000, तो 30,000 का इतना परसेंट निकाल देंगे। ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 0, ये परसेंटेज हटेगा नीचे 2 0, 2 0 और 2 0 4 0, इस 4 0 को खत्म कर देगा। क्लियर, अब यहां से हम लोग निकालते हैं आसानी से। देखो सबसे पहला चीज, इतना गुना करने नहीं जाएंगे, और आसान तरीका बताते हैं। 3 छक 18, यूनिट डिजिट मैच कर लो, 3 छक 18 8 आएगा, यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी जिनको टाइम वेस्ट करना है वो गुना करके देखते रहना अपना।
आगे 3 साइकिलें RS यानी कि 16,500 रुपया में खरीदी जाती है और परिवहन लागत 200 रुपये प्रति साइकिल है। गुड इवनिंग भाई। चलो सवाल करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब होते रहता है, पहले सवाल कर लो। सवाल से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 3 साइकिलें कितना है, 16,500 रुपये में खरीदी जाती है और परिवहन लागत 200 रुपये प्रति साइकिल, ठीक। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य देखो। अब सबसे पहला चीज सीपी कितना होगा। सबसे पहला चीज, कई बच्चे अगर ये 200 नहीं होता ना, मान लेते हैं ये 200 नहीं होता, आसानी से कर लेते हर कोई, लेकिन ये 200 की वजह से सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, ठीक। अब इसको बनाते कैसे हैं देखो। अगर एक साइकिल पे 200 रुपया परिवहन का खर्च लग रहा है, प्रति साइकिल है ना, यानी एक साइकिल पे, तो साइकिल है कितना, 3, यानी 2 गुना 3, 200 गुना 3 यानी 600 रुपया उसका एक्स्ट्रा लगेगा परिवहन पे। इतना तो उसका दाम है, इतना परिवहन पे लग जाएगा। परिवहन पे कितना लग जाएगा, 600 ना, 3 साइकिल है तो 600। तो टोटल जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16,500 और 600 यानी 17,100। 17,100 क्लियर। यह क्या आ गया, सीपी। सीपी यानी कि 100%। ओके, 100%। आपको निकालना क्या, 8% का प्रॉफिट, यानी कि 100 के चीज को 108 में सेल करोगे। यह आ गया आपका प्रॉफिट 108%। क्लियर। नेक्स्ट, ऐसे देखो, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब आगे बोला गया है प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी कि एक साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है। ये तो 3 साइकिल का विक्रय मूल्य आया, तो एक साइकिल का तो 3 से भाग कर दो। देखो 3 से हम भाग करेंगे ऐसे, लेकिन ये 3 फिर से जाके यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं 3, ठीक। अब यहां से हम ऐसा करते हैं, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 से कितना बार में चला जाएगा, 36 बार में, ठीक है। यूनिट डिजिट से कुछ काम हो जाएगा क्या, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 1, 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से नहीं होगा। अब हम, ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है भाई, तो हम अप्रोक्स जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्स देखो, 17 तिया 51, 17 तिया 51, अगर यहाँ पे 170 होता तब हमारा कितना आ जाता, 51 से थोड़ा, मान लेते हैं 51 ही आता, मान लेते हैं 51 आता, ठीक। लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा, यहाँ 36 है और यहाँ पे क्या है, 71 से भी ज्यादा है, यानी कि हमको ये समझ में आया कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यही हमारा सही हो जाएगा। ये हो गया थोड़ा स्मार्ट तरीका कि ऐसे आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया। नेक्स्ट, बाकी आप चाहो तो गुना करके देख सकते हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। 2 ट्रेनें एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब वे मिलती है, तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक चीज समझ में आया ऐसे सवालों में, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, मान लो ये बेंगलोर है, ये मान लो चेन्नई है, एक ट्रेन यहां से, एक ट्रेन यहां से, ठीक। अब जहां पे दोनों ट्रेन मिला, ठीक है, कहीं पे मिला होगा ना, तो ये देखा गया कि एक ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रेन से 180 किलोमीटर क्या हुआ, ज्यादा चला है। लेकिन एक चीज ये भी है यहाँ पे कि दोनों ट्रेन जो है वो सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा, तभी ना मिलेगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक जगह पे जाके मिलेगा, यानी कि सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया, सेम टाइम। क्लियर। अब हमको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट या सेम बात बराबर है। अगर स्पीड सॉरी टाइम कांस्टेंट हो या टाइम सेम हो, तब जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड का। इस बात का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो यहीं से रेशियो ले लेते हैं हम लोग, 5 से 19 बार में और 5 से 16 बार में, यानी 16:19। ये क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। देखो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा जो स्पीड का रेशियो है, तो यही डिस्टेंस आ गया। अब देखो डिस्टेंस में
कितना अधिक है, यानी पहले एक ट्रेन जो है वो 16 डिस्टेंस कवर करता है, मान लेते हैं ये T1 है और ये T2 है। T1 जो है वो 16 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, T2 जो है वो 19 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है। तो कितना डिफरेंस कितना है? 3 का। 3 का मतलब कितना दिया सवाल में? 180 किलोमीटर। ठीक है, कितना गुना है? तो 60 गुना। 60 गुना या 60 किलोमीटर गुना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया है बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। 16 और 19 कितना आ गया? 35 गुना 60, 6 बचे 30, कितना बच जाएगा? 3, 6 तिया 18 और 3 21। 21। तो इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। क्लियर? आगे चलो नेक्स्ट भाई, और आज का ये आखिरी सवाल। विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, चलो ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, ये करके देखना, देखेंगे कल कितने बच्चे कर पाएंगे। और सभी को ही कल इस सवाल का उत्तर लेके आना। जो बच्चे नहीं आएंगे लेके आएंगे, यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते, वरना ऑफलाइन रहते ना तब बढ़िया से मारते आप सभी को। चलो, कोई दिक्कत? 2100 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल इसी टाइम। जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं वो भाई जुड़ जाएं। 1 तारीख से हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका टारगेट होगा कि जनवरी एंड तक खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ताकि आपके पास 15 से 20 दिन रिवीजन के लिए बचे, क्योंकि आपका एग्जाम 20 फरवरी से है। तब हम लोग इस टाइप से आपका बैच बनाएंगे, यानी कि एक तरह से बोलो तो टारगेट बैच, जिसमें कम टाइम में अच्छा पढ़ के और सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको 300-400 क्लास दे दिया जाए, रिवाइज कब करोगे भाई? इसीलिए कम कंटेंट लेकिन उसी से क्वेश्चन आए, ऐसा कंटेंट। ठीक है, चलिए बाय दोस्तों, सेशन डिसमिस्ड।